नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा भी करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के अनुसार क्या हकीकत में ईरान की सैन्य शक्ति धराशायी हो गई है, और अगर ऐसा है तो क्या अब जल्द युद्ध रुक जाएगा। साथ ही दूसरी बड़ी खबर के तहत हम चर्चा करेंगे कि ईरान युद्ध से दूर यूक्रेन युद्ध का क्या है ताजा अपडेट, और इस युद्ध को रोकने की कोशिशें क्या अब हाशिए पर चली गई हैं। होंगी और भी महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पश्चिम एशिया में जंग के बीच गहराया तेल संकट, आईईए के आश्वासन के बाद भी कीमतों का बढ़ना जारी। इराक जल क्षेत्र में 2 तेल टैंकरों पर हमला, अब तक कुल 16 जहाज आए चपेट में। इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमला, परमाणु हथियार बनाने वाले परिसर को निशाना बनाने का दावा। ईरान का 2 इजरायली बेस उड़ाने का दावा। यूएन ने कहा ईरान में 30 लाख लोग विस्थापित। शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन और रूस की अमेरिका के साथ अलग अलग बैठकें। दोनों देशों ने बातचीत को बताया सकारात्मक। गहराते तेल संकट के बावजूद G7 का रूस के खिलाफ प्रतिबंध हटाने से इनकार। ब्रिटेन में सदियों पुरानी व्यवस्था पर चला संसद का हथौड़ा। सदन ने शेष वंशानुगत सदस्यों को हटाने वाले विधेयक को दी मंजूरी। उच्च सदन में कुलीन वर्गों के लिए जन्म से ही सदस्यता होती थी सुनिश्चित। चीन और उत्तर कोरिया के बीच करीब 6 साल के बाद यात्री ट्रेन सुविधा बहाल। दोनों देशों के लोग हफ्ते में 3 दिन कर सकेंगे एक दूसरे देशों की यात्राएं। कोविड महामारी के दौरान बंद हुई थी ट्रेन सेवा। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग की स्थिति के कारण पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा असर विभिन्न देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कच्चे तेल के जहाजों की आवाजाही में आई रुकावट और तेल टैंकरों पर लगातार ईरानी हमलों के कारण विभिन्न देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस बीच ईरान पर बमबारी जारी है, तो वहीं ईरान भी इजराइल सहित खाड़ी देशों में लगातार हमले जारी रखे हुए है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। जमीनी सरहद से निकलकर समुद्र के पानी में पहुंची अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग ने वैश्विक तेल बाजार की कीमतों में भूचाल पैदा कर दिया है। पिछले कई दिनों से होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने नाकाबंदी कर रखी है। इससे गुजरने वाले कई जहाज अब तक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का शिकार बन चुके हैं। सिर्फ होर्मुज ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इराक के पास अमेरिकी स्वामित्व वाले तेल टैंकर पर आत्मघाती नौका से किए गए ईरानी हमले में एक भारतीय नागरिक के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी स्वामित्व वाले और मार्शल आइलैंड ध्वज वाले तेल टैंकर सेफ सी विष्णु पर इराक के जल क्षेत्र के भीतर खोर अल जुबैर बंदरगाह के पास एक ईरानी आत्मघाती नौका ने हमला किया था। 2 तेल टैंकरों पर हुए हमलों के बीच इराक में तेल टर्मिनलों पर परिचालन रोक दिया गया है। बुधवार से लेकर अब तक 6 ऑयल टैंकरों पर हमला किया गया है। इस बीच ब्रिटिश समुद्री व्यापार संचालन ने कहा है कि खाड़ी, होर्मुज और ओमान की खाड़ी में जहाजों पर हमलों की 16 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यूकेएमटीओ ने ये भी बताया कि संघर्ष के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के 4 मामले भी दर्ज किए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $101 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। कल कच्चे तेल की कीमत $92 प्रति बैरल थी। ये बढ़ोतरी तब भी हो रही है जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 देशों ने मार्केट में 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की योजना बनाई है, लेकिन इससे बाजार की चिंताएं कम नहीं हुई हैं। वहीं मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों के मोर्चे की बात करें तो इजराइल ने ईरान पर जमकर बम बरसाए हैं। आईडीएफ इन हमलों में ईरानी परमाणु कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा कर रहा है।
उधर ईरान की सेना ने इजराइल के 2 एयरबेस और खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले पालमाचिम एयरबेस और ओडा एयरबेस पर किए गए। इनमें से एक एयरबेस याउने शहर के पास भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। वहीं ईरान का अरब देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला जारी है। कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह कई ड्रोन से हमले हुए। ईरान के हमले के बाद बहरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास तेल और ईंधन के टैंकों में आग लग गई। ओमान के सलालाह बंदरगाह पर कल हुए ईंधन भंडारण सुविधाओं पर हमले के बाद लगी आग को बुझाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत की है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद कर रही है जो भारतीय अजरबैजान और आर्मीनिया के रास्ते वापस भारत आना चाहते हैं। उन्हें वीजा दिलाने और जमीन के रास्ते सीमा पार कराने में भी सहायता दी जा रही है। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ईरान की पूरी जो मिसाइल पावर है वो बर्बाद कर दी गई है, नेवल पावर बर्बाद कर दी गई है, साथ ही साथ उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं वो बर्बाद कर दिए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? पहले दिन से जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, इजराइल और अमेरिका को पहले ही दिन बड़ी सफलता मिली थी और 13 दिन अब बीत चुके हैं। किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे आप? चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने उनके टॉप लीडरशिप तकरीबन 40 से कमांडर तो पहले दिन ही, आयतुल्लाह खमेनी जी का देहांत भी पहले दिन ही हो गया था। उसके बाद जिस प्रकार से लगातार एयर सुप्रीमेसी को लेकर हो, एयर डिफेंस को लेकर के हो, उनको नेवी के लेकर के हो, उन्होंने काफी कुछ बर्बाद किया है और तेहरान में भी अमेरिका लगातार बर्बादी पे लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है जो उनका मिसाइल और ड्रोन है, जो एक बहुत जबरदस्त ताकत ईरान ने बहुत सालों से बना रखी थी, उसमें भी काफी कुछ मैं कहूंगा उन्होंने जिस प्रकार से इस्तेमाल किए कामिकाज़े ड्रोन को लेकर के, तो ये दर्शाता है कि ईरान जरूर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो रहा है, पर पलटवार करने में उसके में हम कह सकते हैं कि ईरान ने जबरदस्त एक सफलता प्राप्त कर रखी है। और जिस प्रकार से ईरान लगातार पलटवार करके खासकर खाड़ी के देशों में जो अमेरिकन बेसिस को छोड़ करके बाकी वहां पे नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रख रहा है, उससे लग रहा है कि ईरान अभी तक जो मकसद था यूएसए का, ये शायद हो सकता है 3-4 दिन में। शुरुआत में ट्रंप ने भी कहा था 4 दिन, उसके बाद उन्होंने कहा 4 हफ्ते, अब वो कह रहे 50 से 5 महीने। तो जिस प्रकार से लड़ाई और पलटवार और जिस हौसला अफजाई से ईरान लड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके बावजूद भी कि ईरान में तकरीबन मैं कहूंगा कि 80% नुकसान पहुंचा है, तो वो मिसाइल जो ड्रोन है, जो वो बहुत सस्ते ड्रोन, यानी कि $20,000 का ड्रोन अगर वो इस्तेमाल कर रहा है कामिकाज़े ड्रोन ईरान, तो उसको बर्बाद करने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब या तो थर्ड के हैं या पैट्रियट्स हैं या PAC-2 है, तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। और अब उनकी जो सप्लाई है वो यूएसए को तकलीफ हो रही है, और जिसके कारण स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेवी के कह रहा है अमेरिका ने 40 शिप डुबो दिए, कह रहे हैं कि 18-19 उनके वो माइन स्वीपर डुबो दिए, बर्बाद कर दिए। उसके बावजूद भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस प्रकार से ईरान चाहता है वही हो रहा है, चाहे डर से हो रहा है। सर यहीं पर सर सवाल पूछना चाहेंगे कि ईरान जिस तरह से, हालांकि ईरान के जो ड्रोन और मिसाइल्स हैं जो दाग रहा है उसमें से अधिकतर इंटरसेप्ट हो जा रहे हैं, लेकिन ईरान फिर भी जिस सटीकता से ये हमले कर रहा है, क्या ईरान को विदेशी मदद मिल रही है कोई इसमें? देखिएगा, काफी साल तो मैं कहूंगा ईरान भी मदद कर रहा था विदेशी ताकतों को, ये भी कोई शक नहीं है। पर लेकिन आज की तारीख में क्योंकि इतने सालों से उन्होंने देख लिया है कि एक ही तरीका है ईरान को अपने आप को सफल और अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वो है इकोनॉमिक एक्टिवेशन। और इकोनॉमिक एक्टिवेशन में पूरा विश्व को उसने लपेट लिया है। अगर कहीं पर भी तेल नहीं जा रहा है या कहीं गैस जाने की किल्लत हो रही है या परेशानी हो रही है, या जो 20% विश्व का गैस और क्रूड ऑयल यहीं से गुजरता है, उसके अलावा भी बाकी चीजें यहाँ से गुजरती हैं। मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से सैनिटेशन प्लांट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, उनके रिफाइनरीज, उनके ऊपर हमला,
तो ये साफ दर्शाता है कि ईरान को मालूम था कि यूएसए से लड़ाई जितना आसान नहीं है, पर किस प्रकार से एट्रिशन और किस प्रकार से इकोनॉमिक उसके ऊपर एक जबरदस्त विश्व को खींचा जाए और अमेरिका के ऊपर दबाव डाला जाए कि अब अमेरिका जिसे जैसे आप कह रहे हैं 13वां दिन अब युद्ध का आ गया है, इसको किस तरीके से रोका जाए और ईरान अपने आप को ऑनरेबल एग्जिट बहुत जरूरी है। पुरानी सभ्यता है, पुराने हैं और ग्राउंड बहुत मुश्किल है ईरान में रखने के लिए, तो ईरान भी जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो अपने स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर रहा है, ना कि सिर्फ बम्बार्डमेंट से अमेरिका ईरान के ऊपर पूरा हावी नहीं हो सकता है। सर एक सवाल और है, क्या इजराइल को चिंता है कि कहीं अमेरिका वक्त से पहले ही इस युद्ध को खत्म ना कर दे? नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका जो है जिस प्रकार से इजराइल ने अपना पूरा मुझे लगता है जो फोकस है उसने वो लेबनान के ऊपर रखा है, जिसके हिजबुल्लाह को किसी न किसी तरीके से वो दबा करके वहां पर रखे और साइमल्टेनियसली वो यूएसए की मदद कर रहा है कहां पे, ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट के लिए, क्योंकि ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके जो मिसाइल्स है, उनके जो अंडरग्राउंड साइलोज है, अंडरग्राउंड टनल्स है, सबके वो इंफॉर्मेशन सब कुछ है, इजराइल के पास है, यूएसए के पास है, तो वहां पहुंचेंगे कैसे? सवाल ये है कि वहां पे इतने सालों से उन्होंने अंडरग्राउंड अपना जो बना रखा है जमावड़ा, जिस प्रकार से हमस ने गाजा में बना रखा था, उसी माफिक ईरान ने अपने यहाँ पे भी अंडरग्राउंड और उनका जो ज्योग्राफी है उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए, अपने टेरेन का इस्तेमाल करते, पहाड़ों का इस्तेमाल करते हुए ईरान ने अपने आप को धीरे धीरे मजबूती की है। और जरूर इजराइल भी चाहता होगा, जैसे आप कह रहे हैं, कि ऐसे ना हो कि अमेरिका कहीं तंग आकर के कहे कि हम तो जा रहे हैं, अब ये लड़ाई आप देखो, तो उससे अच्छा है कि लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए या किसी न किसी प्रकार से सलाह की जाए। और वैसे भी हम अपने प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ये युग लड़ाई का नहीं है, ये युग बातचीत का है, और उस बातचीत के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा, डायलॉग के द्वारा अगर ये संभलता है और अपने भी फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो कहीं ना कहीं लगता है, हो सकता है हफ्ते भर हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं शांति बहाल होगी। ठीक है सर। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है और कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई भी वो खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो, अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक तरफ पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है, तो वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच भी जंग पहले की तरह जारी है। रूस ने जहां यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं यूक्रेन ने हाल के दिनों में रूस को बड़ा झटका देने का दावा किया है। इस सब के बीच अमेरिका के नेतृत्व में इस युद्ध को रोकने की कोशिशें भी धीमी पड़ चुकी हैं। अमेरिका के साथ रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की बैठकें जारी हैं, लेकिन युद्ध रोकने की दिशा में अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि ईरान युद्ध का रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या कुछ फर्क पड़ रहा है। सर्दियों के साथ ही रूस ने ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन को घुटने पर लाने की भरसक कोशिश करता रहा है और अग्रिम मोर्चे पर बढ़त के रूप में किसी हद तक उसे सफलता भी मिलती दिखाई दी। लेकिन यूक्रेनी दावों की माने तो बढ़ते भीषण रूसी दबाव के बावजूद 3 सालों में पहली बार दक्षिण पूर्वी क्षेत्र डोनेत्स्क में कीव वापसी करता दिखाई दे रहा है। दावा है कि यूक्रेन ने डोनेत्स्क के कुछ क्षेत्र वापस हासिल करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस से छीना गया क्षेत्र करीब 460 वर्ग किलोमीटर है। 2025 में रूस द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों का लगभग 10%। निप्रो,
पेट्रोवेस्क में रूसी सैनिकों की उपस्थिति 3 कस्बों तक ही सीमित रह गई है। यूक्रेनी दावे सिर्फ डोनेट्स्क तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी ज़ेपोरोजिया क्षेत्र में जनवरी से अब तक 9 शहरों को छुड़ा लेने की बात कही जा रही है। ज़ेपोरोजिया के 3/4 हिस्से पर रूसी कब्जा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूक्रेनी दावों की जंग में वापसी माना जाए या रूस की कोई रणनीतिक चाल। यूक्रेनी दावों की तरह रूस कीव के ऊर्जा संयंत्रों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के साथ रेल लाइन पर भी हमले तेज कर दिए हैं। जानकार इसे रसद, निर्यात और सैन्य आपूर्ति लाइनों पर हमला करने की एक व्यापक रणनीति मानते हैं। जानकार मानते हैं कि रेल ढांचों पर हमला कर रूस यूक्रेनी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सरकार को युद्ध के मोर्चे पर सेना भेजना मुश्किल हो। इस बीच रूस ने पश्चिमी क्षेत्र ब्यांस्क में हुए घातक यूक्रेनी हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकवादी कृत्य करार दिया है। रूस ने ब्रिटेन को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमले में ब्रिटिश मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंडों का उल्लंघन बताया। मंगलवार को हुए यूक्रेनी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 42 लोग घायल हुए थे। यूक्रेन ने मिसाइल उपकरणों को बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि मॉस्को ने कीव पर जानबूझ को नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उधर रूसी गैस पाइपलाइन को लेकर हंगरी और रूस के बीच तनाव गहराता जा रहा है। हंगरी ने मामले पर बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही है, जबकि कीव ने समूह की किसी भी आधिकारिक स्थिति से इनकार किया है। दरअसल दुब्रुजा पाइपलाइन के जरिए रूस हंगरी और स्लोवाकिया को गैस सप्लाई करता है। यूक्रेन का दावा है कि ये पाइपलाइन जनवरी में रूसी हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई थी। दोनों देशों का आरोप है कि यूक्रेन पाइपलाइन की बहाली में जानबूझकर देरी कर रहा है। इस बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन और रूस ने अमेरिका के साथ अलग अलग बैठक की है। दोनों देशों ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। वैश्विक तेल बाजारों में तबाही के बावजूद G7 देशों ने रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों में छूट देने से इनकार कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के। संजय जी, रूस कहीं ना कहीं जो ईरान के शाहिद ड्रोन हैं उनका उपयोग करता है, और साथ ही साथ यूक्रेन की हम बात करें, यूक्रेन कई सारी ऐसी मिसाइल्स का उपयोग करता है जो अमेरिका से आती हैं या यूरोप के देशों से आती हैं। लेकिन ईरान युद्ध में के बाद क्या कुछ फर्क आप सीधा सीधा ईरान युद्ध का रूस युद्ध पर देखते हैं? चंद्रशेखर जी, कहा जाता था कि रूस ईरान की मदद काफी हद तक ले रहा था जहां ड्रोन्स का सवाल है, और उस ड्रोन्स और मिसाइल्स को लेकर के जिस प्रकार से रूस यूक्रेन को हमला कर रहा था, और इसके ऊपर यूक्रेन ने काफी माहिरता प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उनको इंटरसेप्टर्स जो थे वो सस्ते बनाए यूक्रेन ने, जिससे कि ये जो शाहिद 136 ड्रोन्स हैं उनको गिराने में काफी यूक्रेन को मदद मिली। यूक्रेन चाहता था कि यूएसए जो है, इन्हें जो भारी संख्या में जो बहुत जबरदस्त इंटरसेप्टर्स हैं, खासकर पैट्रियट्स हुए या थर्ड्स हुए या PAC-2 हुए, PAC-3 हुए, जिनको देने में कतरा रहा था, और यूएसए को भी परेशानी हो रही थी। इसलिए यूएसए साउथ कोरिया से अपने बेसिस से वापस ला करके मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि ईरान के युद्ध के कारण इन इंटरसेप्टर्स के कारण एयर डिफेंस के को लेकर के जिस प्रकार से परेशानी हो रही थी, यूएसए को परेशानी हो रही है, अब रूस को भी, तो इसका फायदा उठा रहा है कौन? यूक्रेन। तो यूक्रेन कह रहा है, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं सबको कि मैं उनको, यानी कि ज़ेलेंस्की उनको सस्ते इंटरसेप्टर देगा जिनकी कीमत सिर्फ $1,000 होगी या $2,000 होगी, और ये जो 20-1,000 के ये जो ड्रोन्स है, कामिकेल ड्रोन्स बोलते हैं, जिनमें लॉइटरिंग एम्यूनिशन होता है, जिसके द्वारा बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, तो उसको बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव रखा है इनको कि हम देंगे, और उसने कहा है अमेरिका को कि वो उन्हें पैट्रियट्स और थर्ड दे, जो जिससे कि यूक्रेन की सफलता और यूक्रेन अपना बचाव कर सके रूस के बरकरार। और रूस को परेशानी हो रही है क्योंकि रूस ईरान की मदद उस तरीके से नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से ईरान ने रूस की मदद की, इस तरीके के सप्लाई ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स दे करके। तो ये जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में ईरान ने मदद की, रूस के पास हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी के है, अब लो कॉस्ट लेने में और लो कॉस्ट इंटरसेप्टर्स जो है, जो यूएसए इस्तेमाल करता है, वो मिलियंस
ऑफ डॉलर्स के हैं। तो ये जो बैलेंस है, इसमें जेलेंस्की अपना फायदा देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो चीप दे करके अपने देश की रखवाली करके किस प्रकार से वो रूस को आगे ना बढ़ने दे और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा क्रीप करके जो गांव उन्होंने गंवाए हैं उनको वो दोबारा प्राप्त करने की। कुलकर्णी साहब, इस सब के बीच जेलेंस्की ये भी दावा कर रहे हैं कि डोनबास के इलाके में कई जगहों पे उन्होंने रिकैप्चर कर लिए हैं वो इलाके जो रूस ने कैप्चर किए थे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डोनबास और ये जो रीजन है लुहांस्क का और डोनेट्स्क का, इस पे जबरदस्त लड़ाई अभी नहीं, ये 4 साल तो अभी है, उससे पहले से ही लड़ाई चल रही है, जिसमें जरूर जिस प्रकार से रूस को मेरे को लगता है सफलता मिलनी चाहिए थी पिछले 4 सालों में, उतनी नहीं मिल पाई, क्योंकि जेलेंस्की जो यूक्रेनियंस हैं उन्होंने जबरदस्त उसका पलटवार करके उनको रोक रखा है। और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं 400 स्क्वायर किलोमीटर, कहीं 15 स्क्वायर किलोमीटर इस तरह का इलाका जो है यूक्रेन वापस लेने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रूस को भी अब दिक्कत आ रही है, इसलिए जेलेंस्की का हौसला अफजाई हुई है और उनको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मदद करे और अमेरिका उनकी मदद करे, जिससे कि रूस को वहां रोका जा सके। सर, अंतिम सवाल यह है कि जो अमेरिका के नेतृत्व में बातचीत की कोशिशें चल रही थी, क्या ईरान युद्ध के कारण वो हाशिए पर चली गई हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी है कि रूस की मध्यस्थता से हो सकता है कि ईरान के ऊपर भी थोड़ा दबाव पड़े और कहीं ना कहीं ईरान भी लगे उन्हें कि यह युद्ध जो है जिससे कि इसमें पूरे विश्व में जो आग फैल गई है तेल की किल्लत के कारण, गैस की किल्लत के कारण, बाकी जो परेशानी हो रही है सारे विश्व में, उसमें अगर पुतिन, क्योंकि उनके संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, अगर वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके प्रभाव से अगर विश्व में शांति आ सकती है तो बहुत अच्छी बात होगी। और ट्रंप को भी लगता है कि उनका भी जो पर्सनल रिलेशनशिप है पुतिन के साथ, तो उनके द्वारा भी मुझे उम्मीद है कि ये सब अगर संबंध और एक दूसरे के साथ बातचीत, अगर ट्रंप ने भी बातचीत की है पुतिन से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर ठीक है, कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं पर कि कहीं ना विश्व में अब शांति बहाल की जाए और ईरान के ऊपर दबाव डाला जाए कि जिस प्रकार से वो आतंकी संगठनों को सहारा देते हैं वो ना दे और न्यूक्लियर का जो प्लान है उसके ऊपर रोक लग जाए। कम से कम ये 2 चीजें हो जाए तो शायद मुझे लगता है विश्व में शांति बहाल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दक्षिणपंथी नेता जोस एंटोनियो कास्ट ने बुधवार को चिली के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में कास्ट ने संगठित अपराध और कमजोर वित्तीय स्थिति से ग्रस्त देश का वर्णन किया और अपने प्रशासन को इन समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से बनाई गई एक आपातकालीन सरकार के रूप में प्रस्तुत किया। ब्रिटेन की संसद ने सदन से शेष वंशानुगत सदस्यों को हटाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे सदियों पुरानी उस व्यवस्था का अंत हो गया है जिसमें कुलीन वर्ग के लोग जन्म से ही उच्च सदन में सीटें प्राप्त करते थे। सरकार का कहना है कि उच्च सदन में सदस्यता जन्म से ही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए। सूडानी डॉक्टर्स नेटवर्क के अनुसार युद्धग्रस्त सूडान के दक्षिणी भाग में स्थित व्हाइट नाइल राज्य में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस द्वारा एक माध्यमिक विद्यालय और एक स्वास्थ्य केंद्र पर किए गए ड्रोन हमले में छात्रों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों सहित कम से कम 17 लोग मारे गए हैं। लगभग 6 साल के बाद चीन और उत्तर कोरिया के बीच यात्री ट्रेन सुविधा फिर शुरू हो गई है। गुरुवार से ये सुविधा शुरू हो रही है और हफ्ते में 3 दिन यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। कोविड महामारी के बाद दोनों देशों के बीच ये सेवा बंद कर दी गई थी। ईरान पर अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण तेल संकट और चीन में संभावित घरेलू ईंधन की कमी को देखते हुए चीन ने मार्च के महीने में देश से रिफाइंड ईंधन के निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। पूर्वी कोंगो के गोमा शहर पर ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी सहायता कर्मी समेत कम से कम 3 लोग मारे गए। AFC M23 विद्रोहियों द्वारा पिछले साल शहर पर कब्जा करने के बाद से ये इस तरह का पहला हमला है। M23 ने इस हमले का आरोप कांगो सेना पर लगाया।